हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पेपर हमारा होने वाला है BEGS 185। ये पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए और वो कौन से क्वेश्चन होंगे जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो फ़िलहाल मैं ये जून 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको शो कर रही हूँ, सो दैट आपको थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाए और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या आपको किस तरह से लिखने हैं, क्या मार्क्स होगा, वो सारे मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। अब ये मत सोचना कि जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ वही रिपीट होंगे या वही आएंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। बट ये मत समझना कि जो सारे के सारे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वही सारे आपको जो है क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। बट यहाँ पर इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि ये जो आप जून में एग्ज़ाम दोगे ना, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफ़ी हद तक इन क्वेश्चंस से मिलते जुलते ही होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जो वर्डिंग्स है वो इधर उधर कर देंगे या थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ आपको क्वेश्चन जो है आपको आपके सामने आएगा। बट जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे जो पेपर का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, तो इंग्लिश लैंग्वेज को की जो टीचिंग है वो किस तरह से करनी है, पेपर तो वही रहेगा, सारी बेसिक चीज़ें भी वही रहेंगी, तो क्वेश्चंस भी इसी तरह के रहेंगे। और साथ साथ आपको थोड़ा सा ना एक बेसिक समझना है इस पेपर के बारे में। अगर आपको वो बेस समझ में आ गया इंग्लिश टीचिंग कैसे पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो यू विल हैंडल दैम वेरी करेक्टली। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का पेपर। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, ओके, एंड 100 मार्क्स आपके मैक्सिमम होने वाले हैं। ये आपका सेक्शन ए हम करेंगे सबसे पहले। ये जो है हमेशा शॉर्ट नोट्स ही आते हैं, पहला क्वेश्चन इनका हमेशा शॉर्ट नोट्स का होता है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। इसका मतलब है कि आपको कम से कम 200 वर्ड्स में तो आपको ये अपना आंसर लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का है यहाँ पर। तो सबसे पहला है जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ इवेलुएटिंग टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स को इवेलुएट करना, जब चेक करते हैं ना टीचर्स, तो उसका वो क्या इम्पोर्टेंस है उनकी, क्यों टेक्स्ट बुक चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो इस पर जो आंसर बनेगा उसमें आप लिख सकते हैं कि जो इफ़ेक्टिव, एक तो होता है ना इफ़ेक्टिव लर्निंग, ठीक है, इफ़ेक्टिव लर्निंग और जो एक सीखने की जो एक प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है वो टेक्स्ट बुक को का जो मूल्यांकन होता है, जो उनको चेक करना है, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। ये जो होता है ना, ये जो टीचर्स होते हैं, या फिर आप इसको बोल लीजिए कि जो टीचर्स होते हैं एंड जो एजुकेटर्स होते हैं, इट हेल्प्स टू देम टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज और आइडेंटिफाई टू स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अबाउट मटेरियल्स, अबाउट अडेप्टेशन टेक्स्ट बुक्स टू मीट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नीड। ओके, और ये जो प्रोसेस होता है ये अल्टीमेटली इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय प्रॉम्प्टिंग एक्यूरेट अप टू डेट कंटेंट्स और इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, कहने का मतलब है कि जितनी भी ये प्रक्रियाएं होती हैं, ये जो इवैल्यूएशन करने की जो प्रक्रिया होती है, ये एक तरह से आपको एक तो शिक्षा जो होती है, शिक्षण को या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस को और अच्छा उसकी क्वालिटी में सुधार लाना, और जितनी भी जो लर्निंग आपकी जो प्रॉम्प्टिंग एक्यूरेट करना, उस जितने भी कंटेंट होते हैं उनको अप टू डेट रखना, और जो लर्नर होता है उनको इंगेज रखना। ठीक है, इंगेज किस लिए रखना? टू लर्निंग। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं इसमें आप लिख सकते हैं कि करिकुलम अलाइनमेंट लिख देना। ठीक है, मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। करिकुलम अलाइनमेंट का जैसे आप लिखेंगे तो इवैल्यूएशन होता है ना, वो ये इंश्योर करता है कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं विद द करिकुलम और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ये हेल्प करती हैं टीचर्स को टू इफ़ेक्टिवली डिलीवर इंस्ट्रक्शंस और अचीव डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स। मतलब कि जो टीचर होता है उनके लिए एक हेल्प ये हो जाती है कि वो अपना जो इफ़ेक्टिवली अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको वो स्टूडेंट तक डिलीवर कर सकें। उन चीज़ों को जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक क्लियरली जा सके, और जो स्टूडेंट से जो आउटकम चाहिए वो उनको क्लियरली मिल सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है सीधा सीधा ये है कि जो टीचर पढ़ा रहा है अगर, और जो स्टूडेंट ने सीखा है, उसकी इस सब के बाद जब टीचर बुक्स चेक करते हैं
तो कितना टीचर ने सिखाया, किस तरह से सिखाया और कितना स्टूडेंट ने सीखा। तो कहने का मतलब ये कि वो जो टीचर स्टूडेंट के बीच में जो एक कम्युनिकेशन था वो क्या प्रभावी ढंग से हुआ या नहीं हुआ, वो चीज़ें यहाँ पर होती है। दूसरा हो जाएगा कि आप लिख सकते हैं कि जितनी भी मटेरियल होता है उसकी सटीकता और उसकी रेलेवेंस की जांच करना। पाठ्य पुस्तकें जितनी भी होती हैं ना, वो उनका जो मूल्यांकन होता है वो कमियों को ढूंढना, और जो ओल्ड या फिर पुरानी जानकारियाँ होती हैं या फिर संभावित जितने भी रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी विषय होते हैं, उनको ढूंढने में, उनकी पहचान करने में मदद करता है। और इससे ये भी चीज़ एक तरह से इंश्योर हो जाती है कि स्टूडेंट्स को जो है वो एक अप टू डेट जानकारी मिले। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो शिक्षण विकास है या फिर जो एजुकेशन का डेवलपमेंट है, वो पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करने से जो स्टूडेंट टीचर हैं, टीचर्स को अपनी जो टीचिंग एबिलिटीज़ के बारे में भी जानकारी मिलती है, और उसके साथ साथ उनको टीचर्स को अपनी जो एक टीचिंग एबिलिटी है उसमें भी सुधार करने में मदद मिलती है। मतलब कहने का ये है कि टीचर के साथ साथ या फिर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स को भी अपने जो एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है इवैल्यूएशन करने से। फिर जो स्टूडेंट्स की जो अपनी सहभागिता कह सकते हैं आप, तो एक मूल्यांकन जो होता है ना, जब हम किसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं तो उसके साथ साथ स्कूल और टीचर अपने जितने भी उनके पास रिसोर्सेज होती हैं उनके मैक्सिमम उनका यूज़ करते हैं, और उसकी जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो होता है कि जो पाठ्य पुस्तकें जितनी भी होती हैं वो एक तो स्पष्ट होनी चाहिए, उनकी राइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, बच्चे पढ़ सकें, उसमें जो अट्रैक्टिव पिक्चर्स यूज़ करनी चाहिए, और इस तरह से बनानी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स की जो इंगेजमेंट है, ठीक है, उनकी इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट जो है वो बनी रहे, तभी तो इंटरेस्ट बनेगा ना पढ़ाई का। फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि एक जो व्यावसायिक विकास होता है या फिर जितने भी उसको एक व्यावसायिक तौर पर अगर देखते हैं किसी तो उसमें आप बताएंगे कि जो पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन होता है वो शिक्षक और शिक्षाविद स्कॉलर्स के लिए तो एक क्रिटिकल थिंकिंग का भी विकास होता है, और उसके साथ साथ जितने भी व्यावसायिक विकास होते हैं उनको भी एक तरह से एनकरेजमेंट मिलता है। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी आप इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस के बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस। अब कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है कि बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक्स, जब आप अप्रोप्रिएट कुछ बुक्स खरीदते हैं या सिलेक्ट करते हैं, स्कूल्स और जो एजुकेटर्स होते हैं ना, दे कैन मेक द मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड अवॉइड वेस्टेड स्पेंडिंग ऑन इफेक्टिव मटेरियल्स। ठीक है, इस तरह से आपको ये यहाँ पे बनाना है। फिर है इन्वॉल्वमेंट गैप। इन्वॉल्वमेंट गैप क्या होता है कि जब क्लास चल रही होती है, अगर मान लीजिए टीचर कुछ इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश की कोई क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा है, उस टाइम में देखो आपको पता होगा कि हर क्लास में दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं एवरेज बच्चे, ठीक है, कुछ होते हैं स्पेशल नीड वाले बच्चे, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट गैप का मतलब होता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो तो ध्यान से देख रहे होते हैं, टीचर को सुन रहे होते हैं, बट इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका ध्यान इतना नहीं जा पाता है, वो मतलब सुनना कुछ उनमें थोड़ी सी एबिलिटी की कमी होती है, वो सुनते नहीं हैं या फिर इतने इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं उस क्लास में। तो फिर जब उनका असेसमेंट का टाइम आता है तो फिर वो बच्चे उनके जो मार्क्स कम आते हैं या फिर किसी भी चीज़ में वो पीछे रह जाते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट गैप। कि अगर क्लास में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी एक्टिविटी हो, म्यूज़िक है, ड्राइंग है या फिर कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें जब उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है तो उसको बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट गैप। इसमें आपको लिखना है। अच्छा, ये जो COD है ना, ये हमेशा इनकी चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं, आप इन दोनों को ज़रूर करके जाना। पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी। पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी का मतलब, लिंग्विस्टिक क्या होता है? भाषाई, ठीक है। पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी मतलब कमज़ोर भाषाई योग्यता, आप इसको बोल सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने में दिक्कत आना, उस लैंग्वेज सीखने की योग्यता में थोड़ी सी कमी होना, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप करके जाना अच्छे से। और जो D है हमारा, क्लास इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। तो पहले हम लिंग्विस्टिक एबिलिटी का देख लेते हैं। यस, तो हम जैसे बात करें पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी के बारे में, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज को समझने में और उसका यूज़ करने में कठिनाई होना, ठीक है, दिक्कत आना। तो जो बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलने में, सुनने में, पढ़ने लिखने में परेशानियाँ
जिनको फेस करनी पड़ती है, जैसे और अलग अलग तरीक़ों से वो चीज़ ना सामने भी आती है। जैसे इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे शारीरिक समस्याएं हो गई या फिज़िकल जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बच्चों का, इमोशनल एबिलिटीज़ हो गई, और फिर या एक तरह से आप बोल सकते हो कि कई बार बच्चों को वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है, और डेवलपमेंटल डिलेज़ के बारे में भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमने यहाँ पे बात की कि पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी रेफर्स टू डिफ़िकल्टीज़ इन अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग लैंग्वेजेस। हम यहाँ लैंग्वेज की ही बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब इसको कैसे पहचाना जाता है और क्या इसको ये होती क्या है और किस तरह से इससे मतलब बच्चों को आप हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं, पहला आ जाएगा कि भाषा को समझने में या फिर उपयोग करने में उनको कठिनाई होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि जैसे भाषा को समझने में और उसका यूज़ करने में कठिनाई होना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई कुछ बताया, बच्चों को कुछ सिखाया, या फिर दूसरों द्वारा कही गई या पढ़ी गई बात को समझने में कठिनाई होना, या टीचर ने कुछ कहा तो उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। और इसके साथ साथ बोलने और लिखने से भी संबंधित जो समस्याएं होती है, जैसे बच्चे लिख नहीं पाते हैं ठीक से, ठीक है, लिखने में दिक्कत होना, पढ़ने में प्रॉब्लम होना। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी होती है ना, ये भाषा से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको लिंग्विस्टिक एबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद जो शब्दावली से संबंधित जितने भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उन्हें, जैसे छोटी शब्दावली और सही और राइट शब्द ढूंढने में या फिर उनको प्रोनाउंस करने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा होता है कि सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, सेंटेंस मेकिंग में भी बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल आती है, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। या फिर जो जैसे अपने थॉट्स होते हैं उनके, अपने थॉट्स को वर्ड्स में व्यक्त करना या बताने के लिए, या फिर उनको एक तरह से ना ग्रामेटिकल रूप से ठीक वाक्य उनसे नहीं बनाया जाता है, या फिर ओरली अपनी बात को वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, स्टैटर करते हैं, तो वो यहाँ पर आप सेंटेंस मेकिंग में आप बता सकते हैं। फिर एक आता है कि स्पष्टता और मतलब क्लैरिटी नहीं होती उनकी बात में। मैं ये सारे पॉइंट्स लिख देती हूँ आई थिंक। चलिए, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप यहाँ आप अपने पॉइंट आप इस ये देख लेना और इनको आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है, हमने जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग लैंग्वेजेस का हो गया, चैलेंजेस विद वोकेबलरी हो गया। थर्ड सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया था सेंटेंस मेकिंग का। क्लैरिटी एंड कंसाइंस के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इसमें क्या था कि मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जो पुअर लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है ना, दैट कैन रिजल्ट इन अनक्लियर और ओवरली वर्बस कम्युनिकेशन। मतलब वो अपनी बात ना क्लियरली बता नहीं सकते हैं, अपने थॉट्स अपने वर्ड्स के थ्रू वो बच्चे जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। डिफ़िकल्टी विथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, अंडरस्टैंडिंग जो द मीनिंग ऑफ रिटन टेक्स्ट, जितनी भी रिटन चीज़ें होती हैं उनका जो उनका जो मीनिंग होता है उनको अच्छे से समझ नहीं पाना, ये भी एक चैलेंज होता है, स्पेशली फॉर दोज विद रिसेप्टिव लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़। ये हमारे यहाँ पर पॉइंट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर पॉइंट लिख के उनको डिस्क्राइब कर देना। ये आपका क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, करके जाना। फिर है हमारा क्लास इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव। जो क्लास में जो इंटरेक्शन होता है ना, वो क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्लास इंटरेक्शनल क्या होता है? क्लास इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव होता है टू एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन और इंगेजमेंट किसके बीच में, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स एंड अमंगस्ट द स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब अगर एक क्लास में मान लीजिए एक पूरी क्लास है, उसमें एक टीचर है, बाकी सारे स्टूडेंट है, तो जो एक लर्निंग प्रोसेस होता है ना, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरेक्शन करना। ठीक है, अब ये किसके बीच में होता है? ये टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है। ओके, और उनके बीच में एक दूसरे की जो सहभागिता होती है, जो कोलैबोरेशन होता है, उसकी इम्पोर्टेंस पर भी ये जोर दिया जाता है। ठीक है, कि ये क्यों ज़रूरी है, इंटरेक्शन, स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन क्यों ज़रूरी है क्लास में। ये इस बात पर भी सेंट्रलाइज है कि कैसे जो एक इंटरनेशनली जो सीखने के परिणामों को एक तरह से एक शेप देती है इस चीज़ों को, या फिर एक पॉजिटिव लर्निंग का माहौल किस तरह से बनाया जा सकता है। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स मैं लिख देती हूँ, वो आप देख लेना। या फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे फोकस ऑन कम्युनिकेशन और इंगेजमेंट के बारे में। तो एक कम्युनिकेशन क्या होता है? आपस में बातचीत करना। ठीक है, कम्युनिकेशन
में फोकस होना और इंगेजमेंट, उसमें इन्वॉल्व होना। ठीक है, तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर और स्टूडेंट्स और एज वेल एज द अमंग स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। ठीक है, ये सिर्फ टीचर स्टूडेंट की बात नहीं है, स्टूडेंट आपस में भी जब बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो किस तरह की इंगेजमेंट होती है वो उस टॉपिक पर, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर जब वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस पर उनका फोकस पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन लर्निंग्स, कि लर्निंग पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, तो ये एम्फोसाइज करता है कि हाउ इंटरेक्शंस इन्फ्लुएंस लर्निंग, मतलब इंटरेक्शन जो है वो लर्निंग को किस तरह से प्रभावित करता है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, तो इम्पैक्ट जो लर्नर्स पर पड़ता है वो सीधा सीधा ये होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कॉन्सेप्ट्स को समझना और जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होना और ओवरऑल इंगेजमेंट जो होती है अबाउट देयर सब्जेक्ट, उसके बारे में वो सारा उस पर प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का। फिर टीचर का क्या रोल होता है इसमें, तो टीचर होता है ना वो एज ए फैसिलिटेटर होता है टू इंटरेक्शन और गाइडिंग और सपोर्ट, किसको, स्टूडेंट्स को। ठीक है, इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड लर्निंग मटीरियल्स। जो टीचर का रोल इतना सा होता है कि क्लास में वो जो लर्निंग मटीरियल है वो प्रोवाइड करवाए, उसके साथ साथ जो एक इंटरेक्शन चल रहा होता है, चाहे वो टीचर स्टूडेंट का हो या स्टूडेंट स्टूडेंट का हो, तो उस चीज़ में उनको गाइड करे, सपोर्ट करे और जिस तरह का भी जो मटेरियल की ज़रूरत होती है वहाँ पर वो उनको प्रोवाइड करवाए, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो एक्टिविटी क्लासेस हों, कुछ भी हो। इसमें स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग प्रोसेस। कोई भी लर्निंग प्रोसेस में जो सबसे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। किस लिए, क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं देयर आइडियाज़, क्वेश्चन करते हैं और पर्सपेक्टिव्स थ्रू इंटरेक्शंस। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन जिनका चल रहा होता है या फिर बातचीत का अगर हम यहाँ पर बात करें, तो छात्रों की इतनी सी भूमिका होती है कि जो ये प्रक्रिया में एक तो वो लोग भागीदार होते हैं। ठीक है, भागीदार कैसे होते हैं कि अपने विचारों के माध्यम से अपने विचार, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं क्लास में बातचीत के थ्रू, और क्वेश्चन पूछना और अपना जो है ओपिनियन, किसी भी जो टॉपिक चल रहा है ना उस पर अपने ओपिनियन शेयर करना। देन टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, कितने तरह की होते हैं बातचीत, जो हम बातचीत की बात कर रहे हैं ना वो कितने तरह की होती हैं। तो बातचीत के तो अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट टीचर की बात होगी, स्टूडेंट की बात होगी, या फिर स्टूडेंट के साथ जो अलग अलग जितने कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, जितने भी मटेरियल इंटरेक्शंस होते हैं, स्टूडेंट मटेरियल इंटरेक्शंस जितने भी होते हैं वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट क्या होते हैं इस चीज़ के, पहला हो जाएगा कि एनहेंस लर्निंग को एनहेंस करता है। इंटरेक्शन जो होता है वो लीड करता है, या फिर आप बोल सकते हो इंटरेक्शन कैन लीड टू डीपर अंडरस्टैंडिंग, बेटर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन और इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, ये यहाँ पर इन चीज़ों के ये फ़ायदे मैं बता रही हूँ। सेकंड लिखेंगे आप जो डेवलपमेंट सोशल स्किल्स के बारे में आप बात कर सकते हैं कि जो क्लास इंटरेक्शन होती है ना ये प्रोवाइड करवाती है वो अपॉर्चुनिटीज़ या वो अवसर जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन, उनकी बातचीत का तरीका, उनके बातचीत करने की जो एक आर्ट होती है, बातचीत करना भी तो एक आर्ट होता है ना, उसको बढ़ाना, कोलैबोरेशन करना और इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती है उनकी, उनको बढ़ावा देना। फिर है आपका इंक्रीज इंगेजमेंट। ठीक है, ये जो जितने भी इंगेजिंग होते हैं, इंगेजिंग इंटरेक्शन, किसी भी मान लो कोई बातचीत हो रही है, किसी भी टॉपिक पर बात हो रही है, उसमें इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करना, उनको बांध के रखना, दैट कैन मेक लर्निंग मोर इंजॉयबल और मोटिवेट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली। मोर आपके जो नेक्स्ट है आपका मोर इंक्लूसिव क्लासरूम। तो ये जो पर्सपेक्टिव होता है ये हेल्प करता है टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर जो स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स फील कंफर्टेबल पार्टिसिपेटिंग। मतलब जो अलग अलग बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी उस कम्युनिकेशन में या उस इंटरेक्शन में कंफर्टेबली पार्टिसिपेट कर सकें। ये इसके बेनिफिट हो गए। अगर मान लीजिए ये 20 मार्क्स का भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको पूरा इस तरह से लिख के आ सकते हैं, आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट कर लेते हैं, सेक्शन बी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द एम्पेरिकल इवैल्यूएशन।
तो हम यहाँ पर इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन की भी आने की संभावना काफ़ी है। ये सेक्शन बी हम कर रहे हैं, इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, ये भी आपको 10 मार्क्स का ईच होने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉइंट लिख दिए हैं सो दैट वी कैन सेव टाइम। सबसे पहला हमारा होने वाला है कि एम्पेरिकल इवैल्यूएशन होता क्या है। देखो एजुकेशन में जो जब हम बात करते हैं ना इवैल्यूएशन की, तो जितनी भी शिक्षण विधियाँ होती हैं, जितने भी टीचिंग टूल्स होते हैं और जो मटेरियल्स होते हैं, उनको आप कितने प्रभावशाली ढंग से या फिर उनको उन चीज़ों का आकलन करने के लिए जो डेटा और जो साक्ष्यों का उपयोग करना शामिल होता है। मतलब ये है कि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, जो टीचिंग होता है ना, शिक्षण विधियाँ और सामग्रियों का प्रभावशाली तरीके से आप किस तरह से डेटा उन चीज़ों का और साक्ष्यों का उपयोग करना शामिल होता है कि किस तरह से उन चीज़ों का आकलन किया गया है। क्या इस बात का भी अवलोकन करना होता है या फिर चेक करना होता है कि जब किसी पर्टिकुलर एक एजुकेशन सिस्टम या फिर किसी संसाधन बोल सकते हैं आप, उसका जब प्रयोग किया जाता है ना, तो क्या होता क्या है कि उसके जो यूज़ करने के बाद उसके जो क्या परिणाम निकलते हैं, ठीक है, उन परिणामों को चेक करके ये देखना होता है कि क्या इससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें मिले या नहीं मिले। और एक तरह से ये भी देखा जाता है कि जैसे आप किसी भी चीज़ का या किसी भी इंसान का मूल्यांकन करते हैं, उसके विचारों का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को जब हम इवेलुएट करते हैं या फिर हर तरह से उसके हर एस्पेक्ट को देखते हुए वैल्यूएबल वो है नहीं है, या फिर जो टीचिंग अप्रोचेस होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं जो यूज़ किए जाते हैं, वो उनको एनालाइज किया जाता है कि रिजल्ट्स टू चेक द रिजल्ट्स इफ़ इट इज़ अचीव्ड और नॉट, ठीक है। तो इवैल्यूएशन का हमारे यहाँ पे हो गया। अब पहला पॉइंट हमारा आएगा डेटा कलेक्शन का। डेटा कलेक्शन क्या होता है कि जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो ये एम्पिरिकल इवैल्यूएशन इन एजुकेशन में जब हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन की, तो ये आप बोल सकते हैं कि दैट इन्वॉल्व्स गैदरिंग डेटा ऑन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जैसे कि उसके टेस्ट हो गए, ठीक है, टेस्ट हो गए, जो टेस्ट उसने दिए, स्कोर्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, तो स्टूडेंट इंगेजमेंट हो गया, स्टूडेंट की अटेंडेंस, उसका पार्टिसिपेशन, उसने टेस्ट में पार्ट लिया, उसने क्विज़ में पार्ट किया या फिर जो भी एक्टिविटीज़ थी उसमें किस तरह से पार्ट किया, और पॉसिबली टीचर पर्सपेक्टिव ऑन द अफेक्टिवनेस ऑन द मटेरियल। तो आप इस तरह से यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या क्या जो पूरा ये डेटा हो जाता है अबाउट स्टूडेंट। फिर डेटा एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। जो कलेक्टेड डेटा है वो फिर एनालाइज किया जाता है टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड और डिटरमाइन किस लिए, इफ़ द लर्निंग गोल्स वर अचीव्ड और नॉट। और इसके साथ साथ पिन पॉइंट किए जाते हैं वो एरियाज़ जो स्टूडेंट के लिए इम्प्रूव उसमें करने के लिए ज़रूरी हो जाते हैं। थर्ड हमारा आ जाएगा इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन। ये इस मेथड को इसलिए यूज़ किया जाता है टू फाइंडिंग आउट इंटरप्रिटेटेड in the context of the learning goals and used to make informed decisions about future teaching practices, और आप कह सकते हैं resources development। मतलब कि जितने भी जो रिज़ल्ट होते हैं उनकी या फिर जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं किसी भी संदर्भ में, उसके साथ साथ भविष्य की जितनी भी जो शिक्षण पद्धतियाँ होती हैं और जो संसाधन होते हैं जो यूज़ करने के लिए होता है, तो उनके विकास के बारे में या फिर उनके बारे में निर्णय लेने के लिए उनका उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए, वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बनता है कि अगर मान लीजिए आप ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपको 10 नंबर का आपने लिखना है यहाँ पर, तो इसके साथ साथ आप थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं, आप इसके टाइप्स लिख सकते हैं, ठीक है, कि कितने तरह की होती हैं एम्पिरिकल इवैल्यूएशन के बारे में। तो मैं यहाँ पर टाइप्स लिख देती हूँ। येस, इसमें हमारा फर्स्ट होगा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो ये हेल्प करता है टीचर्स को और एजुकेटर्स को टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा रादर देन इंट्यूशंस और पर्सनल प्रेफरेंसेस के बारे में। मतलब जैसे जब हम कोई डेटा बना रहे होते हैं तो उसको हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए हमें। ये शिक्षक और जो लर्नर्स होते हैं उनको अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को के बजाय जो डेटा के आधार पर ये निर्णय लेने में हेल्प करता है। मतलब इसको अगर मैं सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊं कि जो टीचर जब किसी भी स्टूडेंट का डेटा बनाते हैं तो वो अपने मन से ना बना के जो डेटा जो ऑलरेडी
एक तरह से बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी जो डेटा बनाया हुआ है ना, उसके हिसाब से वो उन चीज़ों के बारे में लिखे, बच्चों के बारे में, जो जिस स्टूडेंट के बारे में वो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके बारे में उस लास्ट में अपनी राय दें। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ इंटरपर्सनल हिसाब से ही बस डेटा बना दिया और उस चीज़ को आप एक तरह से फाइनल उसका रिजल्ट समझ लें किसी भी स्टूडेंट के बारे में। इम्प्रूव्ड टीचिंग, तो जितनी भी जो आप ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, टीचिंग को इम्प्रूव करने के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रभावी और अप्रभावी शिक्षण प्रथाओं की जैसे पहचान करके, और जितने भी जो ये आपके एम्पिरिकल इवैल्यूएशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके यूज से क्या होता है कि एक बेहतर शिक्षण और स्टूडेंट्स को सीखने के जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, उसको एक तरह से जन्म देता है, या फिर एक इम्प्रूव्ड टीचिंग जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती है। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं, संसाधन का अनुकूलन करना। तो इसे ये निर्धारित करने में हेल्प मिलती है कि कौन कौन सी जो शिक्षण सामग्रियाँ होती हैं और जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं, जिससे टीचर और जो स्टूडेंट है जो टीचर है उसको एक तरह से हेल्प मिलती है उन सारे रिसोर्सेज का जो स्टूडेंट्स और जो टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका टीचर जो है वो एक बेहतर ढंग से उन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हाँ जी, तो यहाँ पर जैसे हमारा क्वेश्चन आता है कि हम इसको नहीं करेंगे, इस पर आप अपने आप से पढ़ के जाना है इसको, कि जो एक www ये जो हमारा सर्च इंजन होता है, जैसे गूगल होता है, सबको पता ही है, तो उसके बारे में आपको रोल लिखना है उसके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है, इसको आप करके जाना। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये मैंने अभी जो कराया था आपको क्लासरूम इंटरैक्शनल कॉम्पिटेंस के बारे में, ये जो हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन जो हमने डी किया था, ये ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं बार बार नहीं कराऊंगी यहाँ पर, ये आप कर लेना है। इसका वही आंसर होगा जो मैं ऊपर ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको।